जी, हम आ गए अपने फाइनल पार्ट की तरफ। ये हमारे चैप्टर की हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में उसके बाद होता है प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, जो आपका डूमा होता है, और डूमा के साथ मिलिट्री के लोग मिलके बना देते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो तब तक काम करेगी जब तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन उसी के कुछ ही दिनों बाद क्या हो जाता है, जो लेनिन है, व्लादिमीर लेनिन, वो वापस आ जाते हैं। वो तड़ीपार रहते हैं, तो वो एग्जाइल से अपने वापस आ जाते हैं 1917 में। उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान बोल्शेविक्स को लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हमें पावर को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो लोग चला रहे हैं, उनसे पावर हम अपने हाथ में ले लेंगे। इसीलिए क्या है, ये धीरे धीरे लेनिन अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चालू करते हैं। लेनिन का और बोल्शेविक्स पार्टी का हमेशा से ही कुछ जर्मन कनेक्शन रहा है, वरना मुझे लगता है कि एक्चुअल में उसी समय जब एक देश वॉर से जूझ रहा है, उसी समय उसके यहाँ पे जो घरेलू समस्या है वो खड़ी हो जाती है, आंतरिक युद्ध होने लगता है। क्यों आखिर? क्योंकि उसका कारण यही है कि कोई ना कोई कहा है कि ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब थे लेनिन, जिसको देश में उनके तब भेजा गया जब क्या है, सबसे ज्यादा जरूरत थी उनको संतावना की, सबसे ज्यादा उनके देश को संभालने की जरूरत थी। लेकिन क्या हुआ, वो आए और वापस से क्या हुआ, रेवोल्यूशन चालू हो गया। तो बोल्शेविक का ये मानना था कि वॉर होना ही नहीं चाहिए, वॉर के खिलाफ ये लोग हमेशा से थे। ये कह रहे थे कि वॉर नहीं करते हैं, और वापस आके लेनिन अपनी 3 शर्तें रखते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट के आगे ये कहते हैं हमारी 3 शर्तें हैं। उसका नाम उन्होंने दिया था अप्रैल थीसिस। उसमें वो 3 शर्तें क्या क्या थी? पहला उनका था कि ये वॉर को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। दूसरी बात, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। और तीसरी बात, जो लैंड है, जो जमीन है, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट करके पीजेंट्स में और वर्कर्स में बांट दिया जाए। इस वजह से क्या होता है, जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है और धीरे से लग जाता है उनको, क्या हुआ है, अब उनके पास गवर्नमेंट आ चुकी है, उन्होंने मोनार्की को हटा दिया है, तो वर्कर्स काफी उत्साहित हो जाते हैं। और वो क्या होता है, जगह जगह प्रदर्शन करने चालू कर देते हैं। और एकदम से जो उनका सोवियत पेट्रोग्राड है, जो बोल्शेविक्स वाला था, वो बहुत ज्यादा इसके साथ सक्रिय होने लगता है। वर्कर्स की यूनियन जगह जगह बनने लगती हैं, और बोल्शेविक्स क्या होता है, उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में लगभग अपने 500 रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, ये कहने के लिए कि हमारा प्रतिनिधित्व वहां पे करेंगे, हमारी नुमाइंदगी वहां पे करेंगे। अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लगभग कितने 500 मेंबर्स को भेजता है। तो ये देख के प्रोविजनल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगता है कि बोल्शेविक्स की पावर अब हद से ज्यादा बढ़ रही है, उनको क्या है, उनको सप्रेस करने की जरूरत है। और ऐसा मतलब करते ही क्या हो जाता है, गवर्नमेंट इजाजत दे देती है पुलिस वालों को कि जहां दिखे बोल्शेविक्स वाले, उनको पकड़ पकड़ के क्या करो, हिरासत में ले लो। इस वजह से कई सारे जो बोल्शेविक्स के जो रेवोल्यूशनरी थे, वो अंडरग्राउंड घुस जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कहता है रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। इस वक्त क्या हो रहा था, आप सिनेरियो को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, वो चाह रही है कि अब पावर हमारे पास रहे, हम देश को चलाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो सोशलिस्ट हैं, जो सोशलिस्ट यानी जो बोल्शेविक्स हैं, वो ये चाह रहे हैं कि पावर अब उनके हाथ में आ जाए, वो देश को चलाएं अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ना स्ट्रगल कुछ ऐसी है, जब बोल्शेविक्स की तरफ से लेनिन ने ये शर्तें रखी थी, तो उन्हीं के अपने पार्टी मेंबर्स ने कहा था कि अभी समय नहीं आया है, अभी हम उतने तैयार नहीं हुए हैं कि हम सरकार के सामने एक ऐसा ये फ्रंट पेश कर सके। अब सरकार को चैलेंज करने का टाइम भी नहीं है। लेकिन इन सब की विचारधारा जो लेनिन पे जो संदेह कर रहे थे, कुछ ही समय के बाद क्या होता है, वो सब लोग अब कहीं ना कहीं लेनिन के उस विचारधारा से, उस बात से सहमत होने लगते हैं कि नहीं, हाँ, क्रांति की चिंगारी तो लग चुकी है। अब यहाँ पे लगता है, जो अक्टूबर की क्यों ऐसी बात आती है, अक्टूबर में रेवोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि लेनिन को लगने लगता है कि जो ये जो उनका गवर्नमेंट प्रोविजनल चल रहा है, वो कहीं ना कहीं ये लोग डिक्टेटरशिप ना बना ले। अगर डिक्टेटरशिप बना लेंगे तो वहां पे क्या है, डिक्टेटरशिप में तो किसी को कोई इजाजत नहीं रहती है, कोई भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता डिक्टेटर के आगे। जो डिक्टेटर कहेगा वही कानून होगा, एक तरीके से मोनार्की जैसा एक सिस्टम हो जाएगा। तो वहां पे किसी के पास ना राइट होगा, ना ही कोई फ्रीडम होगा कि वो अपनी बात रख सके या अपने विचारों को पेश कर सके।
तो इसीलिए क्या कहा, लेनिन ने कहा, बोल्शेविक्स वालों को तैयार किया, कहीं ना कहीं हमें अब तख्ता पलट कर देना चाहिए, हमें वो गवर्नमेंट को हटा के खुद को पावर एज्यूम करा देनी चाहिए, हमें खुद पावर में आ जाना चाहिए। और होता भी ऐसे है कि 16 अक्टूबर को ये प्लान बनाते हैं ऐसा करने का बोल्शेविक्स वाले लेनिन के साथ, लेकिन लेनिन ये नहीं बताते किस दिन ये काम होगा, क्योंकि लेनिन को पता है जासूस हर तरफ है, और बहुत भरोसे वाले लोगों के साथ मिल के मिलिट्री में भी अपनी बातचीत को बराबर तैयार करके कुछ जासूस लगा के फाइनली क्या होता है, 26 अक्टूबर के दिन लेनिन को उनकी सक्सेस मिल जाती है। कैसे? वो अपने तरीके से लोगों को पहले उत्साहित करते हैं कि तुम्हें सोशलिज्म में क्या मिल जाएगा, फिर अपने साथ अपने सपोर्टर्स को जुटाते हैं, और बाई हुक और बाई क्रुक, मतलब चाहे आप फाइट करके और चाहे डिप्लोमेसी से उन्हें पावर सीज कर ली। होता क्या है, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को इसकी भनक लग जाती है, तो गवर्नमेंट से जो प्राइम मिनिस्टर था वो क्या होता है, वो बाहर ट्रूप्स को इकट्ठा करने के लिए चला जाता है और कहता है कि हमें अब ये इन बोल्शेविक्स को सप्रेस करना है। टेलीग्राफ वगैरह लाएंगे, मतलब उसको वो बोल दिया था, सूचित कर दिया जाता है कि बोल्शेविक्स का क्या है, गतिविधियों पर नजर रखो। लेकिन बोल्शेविक्स वाले भी क्या करते हैं, जो नेवा नदी थी उसी में पानी की जहाज औरोरा उतार देते हैं और वहीं से डायरेक्ट गोलाबारी चालू कर देते हैं। रात तक होते होते उनके पास पावर आ जाती है, और फिर जब पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होता है, इसको वोटिंग होती है, तो सारे फेवर किसके तरफ चले जाते हैं, बोल्शेविक्स की तरफ, और बोल्शेविक्स वहीं से पावर में आ जाते हैं। तो देखते हैं कि फिर ये अक्टूबर का जो रेवोल्यूशन हुआ 26 तारीख को, जो लेनिन का ये प्लान था वो सक्सेस हुआ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कायदे से सोशलिज्म इंप्लीमेंट होने लगता है। मतलब जहां जहां जमीनें थी उन जमीनों को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगता है, और बाकी जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसको कॉन्फिस्केट करके गवर्नमेंट क्या होता है, ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको स्प्रेड करने लगती है। और जहां पे भी किसी के पास कुछ घर था, जहां पे कोई इंडस्ट्री था, सब कुछ क्या हुआ, कॉन्फिस्केट करके उसको ट्रांसफर किया जाने लगा आम पब्लिक की तरफ। और जो इनकी पार्टी थी बोल्शेविक्स पार्टी, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। एक तरीके से क्या है, ये अपना डिक्टेटरशिप कायम करने लगते हैं। लेकिन हाँ, ये देख के कुछ लोग खुश नहीं। कुछ लोग में कौन लोग थे, जो आपके नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे और कंजर्वेटिव थे। उनको ये चीजें पसंद नहीं आती है। जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो ये लोग कहीं ना कहीं इसके लिए बगावत करते हैं। इस वजह से क्या है, आपस में पॉपुलेशन युद्ध पे उतर आती है, और वो क्या हो जाता है, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है, आपस में आंतरिक युद्ध होने लगता है। देखिए, जो बोल्शेविक्स थे या जो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थे उनको रेड्स बोला गया, कुछ को ये जो लिबरल्स वगैरह थे उनको ग्रीन बोला गया, और जो ऑटोक्रेटिक थे उनको व्हाइट बोला गया। ऑटोक्रेटिक माने जो कंजर्वेटिव विचारधारा के राजा के हितैषी, उनको व्हाइट बोला गया। और रेड्स को हम अभी भी रशियन आर्मी को, या कई बार जो रशिया के कंटेक्स्ट में हम रेड यूज करते हैं, वो किसका सिंबल था, वो कहीं ना कहीं बोल्शेविक्स का था। ये क्या हो जाता है, इनके बीच में अपना जो युद्ध है वो छिड़ता है, और फाइनली क्या है, जो पावर किसके हाथ में थी आप जानते हैं, उसको बोल्शेविक के हाथ में, तो वो इन सबको सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि इनके पास फ्रांस वगैरह देशों का सपोर्ट भी था, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो जगह जगह पे अपना पावर को सीज करने लगता है बोल्शेविक्स पार्टी। बोल्शेविक्स के पास ही पावर रह जाती है, और फाइनली क्या होता है, कुछ कुछ एरिया में देखिए कुछ लोग नकली बोल्शेविक भी बन गए थे। जैसे कि बोल दिया गया, जहाँ के लोग बोल्शेविक्स नहीं भी थे वो लोग भी अपने आप को बोल्शेविक्स बता के लोगों को मारने काटने लगते हैं। ये कह के मारते हैं कि हम तो सोशलिज्म फैला रहे हैं, सोशलिज्म को बचा रहे हैं। तो बहुत जगह पे क्या हुआ था, इनका डायरेक्ट कंट्रोल था, और बहुत जगह पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं भी था। लेकिन सबको क्या हुआ, सबको मिला के एक क्या हुआ, यूनियन बनाया गया। उसको बोला गया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी यूएसएसआर। इसको क्या हुआ, ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को उनको कुछ ऐसी जगहों पे जहां पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, उनको उन्होंने कुछ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिलने के कारण वो इसी ग्रुप का हिस्सा बने रहे। हालांकि आगे चल के ये विघटन भी होता है, लेकिन हम अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, उसको कैसे बनाया जाए। फिर मेकिंग अ सोशलिस्ट पार्टी, मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी। जब ये सब हो जाता है तो अब समाज को सोशलिस्ट ढर्रे में डालने के लिए क्या क्या करती है उनकी गवर्नमेंट। तो पहले तो क्या होता है, 5 ईयर प्लान्स बनाना चालू करती है कि सरकार क्या होता है, जब सब कुछ सरकार कर रही है, स्कूल सरकार का है, हॉस्पिटल सरकार का है, सारे उद्योग सरकार के हैं,
तो सरकार अपने हिसाब से प्लान करके काम करने चलती है। तो हर बार क्या होती है, पंचवर्षीय योजना बनाती है, 5 ईयर प्लान, और उसी हिसाब से क्या होता है, उसको अब इम्प्लीमेंट करना चालू कर देती है। और साल दर साल 5-5 साल के लिए ये क्या होता है, ये योजनाओं को लागू करते हैं। इनसे इनको कई बार बढ़त थी, मेरी इंडस्ट्रीज वगैरह ग्रो की, लेकिन बहुत ज्यादा देखिए लोगों पर इंसेंटिव नहीं था। जब काम करने वालों को भी वही पगार मिल रही है और जो फोकट टाइम काट के चले जा रहे हैं उनको भी सेम पगार मिल रही है, तो मेहनत करने वाले को क्या लगेगा कि मैं तो बेवकूफ हूँ। इसीलिए क्या था ना, धीरे धीरे चीजें डिग्रेड करती हैं, बट उस समय लग रहा था सोसाइटी को कि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, करो तो मजा, ना करो तो मजा। तो अब मार्केट वगैरह पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था, कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता था कि कोई दाम बढ़ा दे। सरकार ने हर चीज के दाम फिक्स कर रखे थे, किसको क्या बेचना है, किसको क्या खरीदना है, सबको सब पता होता था कि कितने रुपए का क्या मिलेगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, मार्केट पे पूरा कंट्रोल सरकार ने बना दिया था। तो यही था, देखिए मार्केट इकोनॉमी था जिसमें सरकार कोई रोल नहीं प्ले कर रही थी, लेकिन सोशलिस्ट में सरकार ही बैठी थी पूरे मार्केट पे कब्जा करके। फिर आते हैं हम स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिविज्म, कलेक्टिवाइजेशन। इसमें क्या हुआ था, 1927 से 28 के आसपास की बात थी। देखिए अब क्या हुआ था, लेनिन की डेथ के बाद जो दारोमदार है वो जोसेफ स्टालिन के हाथ में आ गया था। वो एक तानाशाह थे जिनके कमान, पूरे रशिया का कमान उनके हाथ में था। तो 1927 से 28 के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा खाने की कमी होने लगती है। अब आप कारण समझ रहे हैं कि लोग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार की सारी जमीन है, बस आपको काम करना है, तो भाई उपज नहीं होगी। लेकिन इस समय सरकार को लगा था भाई अब तो मैंने सब बढ़िया कर दिया, अब क्यों नहीं शॉर्टेज, अब शॉर्टेज क्यों हो रही है। तो स्टालिन को शक हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सप्लाई वगैरह को होल्ड करके रखा है, जमाखोरी कर रहा है। इस चक्कर में क्या है, वो वो आदेश दे देता है कि जाओ अपने से, मतलब पुलिस वालों को, कि जाओ जहां कहीं भी दिखे कोई जमाखोरी करता हुआ सबको चेक करो और पकड़ पकड़ के उनको कठोर से कठोर सजा दो। लेकिन वो लोग जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। एक्चुअली पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ प्रोडक्शन में ही दिक्कत है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि एक्चुअल तो आप और हम जान रहे हैं ना कि काम उसमें नहीं हो रहा था। काम क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि सब कुछ सरकार का है। आप अपनी जमीन पे तो ढंग से काम करते नहीं हो, सरकार की जमीन पे जाओगे काम करने। इसीलिए क्या उन्होंने क्या किया, एक तरकीब निकाली, कलेक्टिव फार्मिंग। भाई छोटा छोटा जमीन सबको डिस्ट्रीब्यूट होकर मिला है, अब इसमें लोग काम नहीं कर पा रहे, एक काम करो, जो कलेक्टिव फार्मिंग जैसे रशिया पहले होती थी, ऐसे जबरदस्ती सबको पकड़ पकड़ के कलेक्टिव फार्मिंग कराने लगे। इवन ये भी कह दिया गया था कि कोई अपना लैंड छोड़ के भागा, अगर नोमैटिक कल्चर बने इधर घुमंतू वाला टाइप का काम किया तो भी उसको सजा मिलेगी। सबको जबरदस्ती सेटल कराया गया, सबको खेत बता दिया गया कि आपको यहाँ से यहाँ तक का खेत करना। जबरदस्ती बहुत लोगों को यहाँ पे क्या हुआ था, अपने परिवारों से दूर दूर जाना पड़ा था, कई बार अपने गांव और घर छोड़ देना पड़ा था इनके इसी स्कीम के कारण। ये किए भी कलेक्टिव फार्मिंग, बहुत लोग को जबरदस्ती खेत सबका छीन छीन के एक साथ जोड़ भी दिए। और जो लोग का खेत नहीं भी जोड़े थे, लोग कुछ ऐसे थे जिनका खेत बच गया था, लेकिन उनको ये बड़े तिरछी नजर से देखते थे, बहुत गुस्से से, उनमें कोई रहम नहीं होता था। इन लोग को ये कलेक्टिव फार्मिंग ट्राई भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं निकल के आता। और 1930 से 33 के बीच में इतनी भयंकर भूखमरी पड़ती है रशिया में कि लगभग 40 लाख लोग मारे जाते हैं। ये तकलीफ रशिया के ऊपर उसी दौरान आई थी जब जोसेफ स्टालिन पावर में थे। तो हालांकि कुछ बहुत ज्यादा वो नहीं निकलता है, नोमैटिक वगैरह वाला हिसाब किताब बंद कर देते, कोई खेत छोड़ के भागेगा नहीं, सब अपने खेती में काम करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें अपने जगह पे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है। फिर हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर और रशियन रेवोल्यूशन। इन सब का वैश्विक लेवल पे क्या इन्फ्लुएंस था, क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसने ना सोसाइटी को एक नया चेहरा दिया, नया नाम दिया। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारा रशिया से ही पॉपुलर होता है। सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, आप कह सकते हो कोई कार्ल मार्क्स के दिमाग की उपज है, कोई कह सकते हो ब्लैंक का है, कोई कह सकते हो रॉबर्ट ओवेंस का है, लेकिन सब कुछ क्या है, अल्टीमेटली इंप्लीमेंट कहाँ हो पाता है, रशिया में। यहाँ पे सरकार ने इतनी जिम्मेदारी ले ली थी कि सबको क्या था, एक ऐसा देश जो एग्रीकल्चर में ही सबसे ज्यादा, मतलब उसकी पॉपुलेशन इंडल्ज थी, वो इंडस्ट्रियल बनता है, पावरफुल बनता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस उसका हो चुका रहता है, अच्छा खासा दबदबा उसका हो चुका रहता है। क्योंकि आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो कोल्ड वॉर चली थी, आपका सबसे जो मोस्ट जो पावरफुल उस समय का यूएसए था, अमेरिका, उससे किसका, रूस का ही तो शीत युद्ध चला था। ये दोनों की आपस में इतनी जबरदस्त, मतलब क्या कहते हैं, शीत युद्ध इतना जबरदस्त जो है कंपटीशन चला था, उसके चक्कर में कई सारे देश बर्बाद हो गए थे। तो क्या है, आप ये देख रहे हो कि आपने ये जो रशिया का, यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस है,
और सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा खासा पॉपुलर हो गया था। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी चीज पूरी सुनहरी नहीं होती, हर चीज में जब अच्छाई है तो कहीं ना कहीं कुछ बुराई भी है। इस कॉन्सेप्ट में आपको तानाशाही दिख रही है। यहाँ पे पब्लिक के पास राइट नहीं है, उनको जबरदस्ती जब जहां मर्जी लैंड से कभी शिफ्ट कर दिया जा रहा है, कभी वापस से कलेक्ट कर दिया जा रहा है। कोई राइट नहीं है, कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता है। मतलब एक तरीके से क्या है, कोई जो है उनको स्वतंत्रता वहां पे नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ वहां पे होते हुए भी कुछ भी नहीं था। लेकिन ये है कॉन्सेप्ट क्या हमें आपको समझाना था, आप इसको उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। काफी लंबा चैप्टर था और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप इसको क्या है, एक बार आप सीक्वेंस वाइज देखना चालू कीजिए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये हमारा जो था थर्ड पार्ट, यही खत्म होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।